नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, नई टेक्नोलॉजी के कारण सुरक्षा व्यवस्था को गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापारिक समुदाय से अपने बजट का कम से कम 5% एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के लिए आवंटित करने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वडोदरा में सैन्य परिवहन विमान निर्माण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। पूर्वोत्तर मानसून के आज से देश के दक्षिण पूर्वी प्रायद्वीपीय हिस्से में पहुंचने की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार तमिलनाडु में तेज बारिश हो सकती है। और फ्रेंच ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की भारतीय जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंची। दोपहर समाचार में सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि एशिया और अफ्रीका में आतंकवाद का खतरा बढ़ता जा रहा है और नई टेक्नोलॉजी के कारण सुरक्षा व्यवस्था को गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर जयशंकर नई दिल्ली में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की विशेष बैठक के पूर्ण सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग और वर्चुअल करेंसी जैसी नई टेक्नोलॉजी आने से सरकारों और नियामक संगठनों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आतंकवाद के लिए इनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। In recent years, terrorist groups, their ideological fellow travelers, and lone wolf attackers have significantly enhanced their capabilities by gaining access to these technologies. They use technology and money, and most importantly, the ethos of open societies to attack freedom, tolerance, and progress. Internet and social media platforms have turned into potent instruments in the toolkit of terrorists and militant groups for spreading propaganda, radicalization, and conspiracy theories aimed at destabilizing societies. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आतंकवादी गुटों और संगठित आपराधिक नेटवर्कों द्वारा मानव रहित ड्रोन प्रणालियों का इस्तेमाल भी बड़ा खतरा बन गया है। इनकी मदद से आतंकवादी हमलों के लिए हथियारों के साथ ड्रग्स की भी तस्करी हो रही है। विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवादी गुट अफ्रीका में सुरक्षा बलों और संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। These terrorist groups have been using unmanned aerial platforms such as drones and quadcopters for cross-border trafficking of drugs and arms and for carrying out terrorist attacks. And such risks are not limited to India. In Africa, drones have been used by terrorist groups to monitor movements of security forces and even of UN peacekeepers, making them vulnerable to terrorist attacks. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में भारत के कार्यकाल के दौरान आतंकवाद रोधी अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। सुरक्षा परिषद ने इस उद्देश्य के लिए विशेष प्रणाली विकसित की है। इसमें आतंकवाद का सामना करने के लिए विशेष प्रतिबंध लागू करने की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि इससे उन देशों को सावधान किया गया है जिन्होंने आतंकवाद को सरकारी सहायता से चलने वाला उद्यम बना दिया है। डॉक्टर जयशंकर ने आतंकवाद की रोकथाम और नई टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल को रोकने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में मदद की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में गैबोन के विदेश मंत्री माइकल मौसा एडेमो से मुलाकात की। दोनों नेताओं की ये भेंट संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की विशेष बैठक के बीच हुई। ट्वीट संदेश में श्री जयशंकर ने कहा कि वे गैबोन में भारतीय अर्थव्यवस्था के वृद्धि से बेहद उत्साहित हैं। दोनों नेताओं ने विकास साझेदारी सहित आपसी सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और गैबोन संयुक्त राष्ट्र, राष्ट्रमंडल और अन्य बहुउद्देशीय मंचों पर मिलकर काम करेंगे।
डॉक्टर जयशंकर ने आज नई दिल्ली में घाना की विदेश मंत्री शर्ली ए बोचवे से भेंट की और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकरोधी समिति की विशेष बैठक में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए धन्यवाद दिया। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि भारत और घाना के ऐतिहासिक संबंध और संयुक्त प्रयासों से लोगों की भलाई के कार्यों की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि घाना की एक गांव एक बांध और भारत की अमृत सरोवर पहल इसके अनूठे उदाहरण हैं। दोनों मंत्रियों ने आतंकवाद से निपटने, रक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ खाद्य पदार्थ और पानी जैसे मुद्दों सहित विकास भागीदारी पर आपसी सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले महीने मिस्र के शर्म अल शेख शहर में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP27 में भाग लेंगे। व्हाइट हाउस ने कल एक वक्तव्य में कहा कि श्री बाइडेन वैश्विक जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने की मुहिम को गति देंगे और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए नीति बनाने में मदद करेंगे। वे इस दशक के लिए वैश्विक कार्रवाई करने की जरूरत पर प्रकाश डालेंगे। अधिकारियों ने कहा कि जो बाइडेन का G20 शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं है। अमेरिका के रक्षा विभाग ने कहा है कि वो रूस के आक्रमण से निपटने में मदद के लिए यूक्रेन को 27 करोड़ 50 लाख डॉलर की और सैन्य सहायता देगा। सहायता पैकेज में हिमार रॉकेट लॉन्चर, 155 मिलीमीटर वाले तोपगोले, छोटे हथियार और 4 उपग्रह संचार एंटीना शामिल हैं। इसे मिलाकर अमेरिका यूक्रेन को 2021 से अब तक कुल 18 अरब 50 करोड़ डॉलर से ज्यादा की मदद दे चुका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। मैं भारत हूँ, देखिए मेरी ओर, पहचानिए मुझे। We're one of the most mega diverse countries on this planet. हमारी शादियाँ, हमारे फैशन स्टेटमेंट सारे इंस्पायर्ड हैं हमारे सिनेमा से। 75 साल का नौजवान भारत। What we are really going to see India become is a powerhouse. India 2.0. The Journey of India 14 अक्टूबर से प्रत्येक शुक्रवार शाम 7 बजे हिंदी में और रात 10 बजे अंग्रेजी में DD नेशनल पर। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं एक कदम और airnews@gmail.com। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात का प्रसारण होगा।
केंद्रीय वाणिज्य और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापारिक समुदाय से अपील की है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंच प्रण के हिस्से के रूप में वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान करें। इस लक्ष्य के लिए सामूहिक दायित्व पर बल देते हुए मंत्री ने व्यापारियों से कहा कि वे उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहित करें और मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए एक दूसरे की सहायता करें। कल शाम हैदराबाद में तेलंगाना वाणिज्य और उद्योग मंडलों के परिसंघ FTCCI के सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए मंत्री ने उनसे कहा कि वे अपने बजट का कम से कम 5% एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के लिए आवंटित करें। इससे आत्मनिर्भर भारत में दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों की मदद की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप देश के 250 से अधिक जिलों में हॉलमार्क केंद्र स्थापित किए गए हैं और अब 90% आभूषण हॉलमार्क युक्त हैं। निर्यात के बारे में मंत्री ने कहा कि इस वर्ष ये बढ़कर $7.5 खरब पर पहुंचने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष $6.75 अरब का था। श्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया कि चावल के निर्यात के बारे में फिलहाल नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को हर महीने 10 किलोग्राम चावल दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस के लिए एक राष्ट्र एक वर्दी का विचार रखा है। राज्यों के गृह मंत्रियों की चिंतन शिविर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कल कहा कि ये एक सुझाव है और वे इसे राज्यों पर थोपने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका मानना है कि देश भर में पुलिस बल की पहचान एक जैसी होनी चाहिए। जैसे आज देश में वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था बनी है, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड की व्यवस्था हो रही है, वन नेशन वन ग्रिड बना है, वन नेशन वन साइन लैंग्वेज बनी है, वैसे ही पुलिस की वर्दी को लेकर भी ऐसी कोई अप्रोच अपनाई जा सकती है। हमारे लिए भी आवश्यक है कि हमारे देश के पुलिस बेड़े में वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म, हाँ उस राज्य का एक टैग हो सकता है, उस राज्य का एक नंबर हो सकता है, लेकिन पहचान कॉमन बने। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर प्रकार का नक्सलवाद, भले ही वो बंदूक से हो या कलम से, उसे देश के युवाओं को भ्रमित करने से रोकने के लिए समाप्त करना होगा। निर्वाचन आयोग चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, संरचना और क्षमता विषय पर 2 दिन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। ये सम्मेलन इस महीने की 31 तारीख को नई दिल्ली में शुरू होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। समापन सत्र की अध्यक्षता निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय करेंगे। 11 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के करीब 50 प्रतिभागियों के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन है। भाजपा, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 561 उम्मीदवारों ने 68 विधानसभा क्षेत्रों में अपने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। 27 अक्टूबर को जांच के बाद कुल 45 नामांकन खारिज कर दिए गए। राज्य विधानसभा चुनावों के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा और मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए सभी जरूरी कदम उठाए हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि केंद्र की आयुष्मान भारत योजना और राज्य सरकार की हिमकेयर योजना का लाभ लाखों लोगों को मिला है। हिमाचल प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि उनके आग्रह पर जिन उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस लिया है, उन्हें पार्टी में पूरा सम्मान मिलेगा। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं सहित चुनाव मैदान से हटने वाले नेता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के लिए पूरी एकजुटता के साथ काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने दावा किया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी पुरानी पेंशन योजना को गारंटी से लागू करेगी। उन्होंने कहा कि लाखों कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लागू कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान को नफरत फैलाने वाले भाषण मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया गया है। विधानसभा सचिवालय ने रामपुर विधानसभा सीट रिक्त घोषित कर दी है। बृहस्पतिवार को आजम खान को 3 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। उनके खिलाफ 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काने वाला भाषण देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, नई टेक्नोलॉजी के कारण सुरक्षा व्यवस्था को गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापारिक समुदाय से अपने बजट का कम से कम 5% एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के लिए आवंटित करने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वडोदरा में सैन्य परिवहन विमान निर्माण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। पूर्वोत्तर मानसून के आज से देश के दक्षिण पूर्वी प्रायद्वीपीय हिस्से में पहुंचने की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार तमिलनाडु में तेज बारिश हो सकती है। और फ्रेंच ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की भारतीय जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में भारतीय वायुसेना के लिए C295MW परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें सैन्य विमान का विनिर्माण एक निजी कंपनी करेगी। ये विमान असैन्य उद्देश्यों के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। इस अत्याधुनिक परिवहन विमान की क्षमता 5 से 10 टन होगी। ये भारतीय वायुसेना के पुराने एब्रो विमान का स्थान लेगा। केंद्र सरकार सोशल मीडिया का उपयोग करने वालों की शिकायतों के निवारण के लिए 3 महीने के अंदर शिकायत अपीली समितियां गठित करेगी। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थता दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया नीति संहिता में संशोधन के लिए कल राजपत्र में अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में कहा गया है कि शिकायत अधिकारी के फैसले से असंतुष्ट व्यक्ति फैसला मिलने के 30 दिन के अंदर समिति में अपील कर सकता है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 219 करोड़ 62 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के 4 करोड़ 12 लाख से अधिक बच्चों को टीके की पहली खुराक दी गई। कल 1574 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और 2161 मरीज स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.77% है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में रामलला विराजमान के दर्शन की अवधि बढ़ा दी गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्राचीन नगरी में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 5 दिनों में 2 लाख से अधिक श्रद्धालु इस पौराणिक शहर पहुंचे हैं। इसके अलावा दीपोत्सव वाले दिन भी अयोध्या में लगभग 3 लाख लोग मौजूद थे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरयू घाट पर 15 लाख दीप प्रज्वलित करने के भव्य समारोह का शुभारंभ किया था। भक्तों की बढ़ी संख्या को देखते हुए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने सुबह के दर्शन का समय आधा घंटा और शाम के दर्शन का समय 1 घंटे बढ़ाया है। न्यास के प्रभारी प्रकाश कुमार गुप्ता ने बताया कि रामलला विराजमान की आरती में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं को पास जारी किए जाएंगे। तो लोगों की मानसिक समय बढ़ाई जाए। ट्रस्ट ने तय किया कि 29 तारीख से जो 11 बजे तक का समय था सुबह का 7 से 11 उसको 11:30 कर दिया गया है और शाम का समय जो 2 से 6 तक था उसको 7 बजे कर दिया गया है। आरती 6:30 वाली 7:30 पे होगी और आरती के लिए पास बनेंगे। 30 पास आम आदमी के लिए है, शेष पास ट्रस्टियों के अधीन है, उनकी संस्तुति के आधार पर बनेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन आज बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित देश के अन्य हिस्सों में खरना मनाया जा रहा है। इस दिन श्रद्धालु पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को सूर्य देव की पूजा करके अपना उपवास खोलते हैं।
शाम को प्रसाद लेने के बाद भक्त अगले 36 घंटे तक निर्जला उपवास करते हैं। श्रद्धालु छठ पूजा के लिए विभिन्न सूर्य मंदिरों में एकत्र हो रहे हैं। विभिन्न नदियों, तालाबों और जलाशयों के घाटों को सजाया जा रहा है। छठ पूजा के तीसरे दिन कल भक्त गहरे पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। फिर सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पण करने के साथ छठ पूजा अनुष्ठान संपन्न होगा। और अब पेश है संस्कृति संदेश, जो आधारित है महान स्वाधीनता सेनानी कमला देवी चट्टोपाध्याय पर। यूं तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में नारियों का योगदान रहा है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी भी हैं जिन्होंने देश की आजादी के बाद भी महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें समाज में सम्मानित स्थान दिलाने में अहम भूमिका अदा की। उन्हीं में एक नाम है कमला देवी चट्टोपाध्याय का, जिनकी आज पुण्यतिथि है। कमला देवी का जन्म 3 अप्रैल 1903 को मद्रास प्रेसिडेंसी के मैंगलोर में एक संभ्रांत परिवार में हुआ था, जो आज के कर्नाटक में है। शादी के बाद कमला देवी अपने पति के साथ लंदन चली गईं, जहां उन्होंने बेडफोर्ड कॉलेज में दाखिला ले लिया। लेकिन भारत में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए 1923 में ये दोनों स्वदेश लौट आए। यहाँ आकर कमला देवी ने ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। 1930 में उन्होंने गांधी जी के नमक आंदोलन में हिस्सा लिया। नमक कानून तोड़ने के मामले में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में गिरफ्तार होने वाली वो पहली महिला थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वो 4 बार जेल गईं और 5 साल तक सलाखों के पीछे रहीं। उन्होंने देश के बुनकरों के लिए जिस समर्पण भाव से काम किया, उसका असर ये हुआ कि इनकी मातृत्व भावना से प्रेरित होकर लोग इन्हें हथकरघा मां पुकारने लगे थे। कमला देवी चट्टोपाध्याय को लिखने का भी शौक था। उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की। भारतीय नाट्य परंपरा और दूसरी परफॉर्मिंग आर्ट्स को बढ़ाने के लिए कमला देवी ने इंडियन नेशनल थिएटर की स्थापना की। यही संस्थान आगे चलकर भारत का प्रसिद्ध नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बना। कला और संस्कृति के क्षेत्र में कमला देवी के योगदान को देखते हुए सरकार ने 1974 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, 1955 में पद्म भूषण और 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। कमला देवी को रेमन मैगसेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा शांति निकेतन और यूनेस्को ने भी उन्हें पुरस्कृत किया। कला साहित्य की साधिका और महान स्वतंत्रता सेनानी कमला देवी चट्टोपाध्याय का 29 अक्टूबर 1988 को 85 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। कमला देवी आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी संस्थाएं आज भी कला संस्कृति की अनवरत सेवा कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दिल्ली में AIR FM गोल्ड आ रहा है नए सुर, ताल और लय के साथ। हर घंटे समाचार, नए रोचक कार्यक्रम और समसामयिक विषयों पर चर्चा। आज की ताजा खबर। 1 नवंबर से एक बार फिर आप, हम और 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वही आपका मनपसंद रेडियो चैनल AIR FM गोल्ड करा सोना। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है।
फ्रेंच ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में भारत के चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने 2021 के विश्व चैंपियन जापान के ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी को सिर्फ 49 मिनट में 23-21, 21-18 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। जापानी जोड़ी के साथ अब तक हुए 4 मुकाबलों में भारतीय जोड़ी ने 3 बार जीत दर्ज की है। T20 क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता में आज सिडनी में न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच मैच जारी है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक उसने 16 ओवर में 4 विकेट पर 113 रन बना लिए थे। भारत कल पर्थ में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगा। भारतीय जूनियर टीम जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। खिताबी मुकाबले में आज भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को इंडिगो कंपनी के विमान में तकनीकी खराबी की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान भरने के दौरान इंडिगो की दिल्ली बंगलुरू उड़ान में तकनीकी खराबी आई थी। कंपनी का कहना है कि खराबी आने के बाद पायलट ने सुरक्षित उसे वापस उतार लिया। सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत विश्व में सर्वोत्तम तकनीकी क्षमता से लैस मानव शक्ति और सुलभ डेटा के साथ डिजिटल स्वास्थ्य में अग्रणी शक्ति बनेगा। पहले वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य सम्मेलन प्रदर्शनी और नवाचार पुरस्कार आयोजन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हाल में 5G सेवा की शुरूआत से देश में डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली में नई क्रांति आएगी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में ऑटो रिक्शा और टैक्सी किराए में संशोधन किया है। ऑटो रिक्शा के प्रारंभिक 1.5 किलोमीटर के किराए में 5 रुपये की वृद्धि की गई है। इस दूरी के लिए अब 30 रुपये देने होंगे। 1.5 किलोमीटर के बाद प्रति किलोमीटर किराया वर्तमान 9 रुपये 50 पैसे से बढ़ाकर 11 रुपये कर दिया गया है। वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित टैक्सी का प्रारंभिक 1.5 किलोमीटर का किराया भी बढ़ा दिया गया है। इस दूरी के लिए अब 40 रुपये देने होंगे। 1.5 किलोमीटर के बाद गैर वातानुकूलित टैक्सी में 17 रुपये और वातानुकूलित टैक्सी में 20 रुपये प्रति किलोमीटर किराया लगेगा, जबकि पहले ये किराया 14 और 16 रुपये प्रति किलोमीटर था। सरकार ने अतिरिक्त सामान के लिए ऑटो रिक्शा में 2 रुपये 50 पैसे और टैक्सी में 5 रुपये बढ़ाए हैं। राशि शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में लासीपोरा में औद्योगिक विकास केंद्र में औद्योगिक परिदृश्य की समीक्षा की। उन्होंने नए औद्योगिक एककों को देखा और विनिर्माण एककों के बुनियादी ढांचे का निरीक्षण किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार उद्यमशीलता के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण प्रदान करने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार की व्यापार सुगमता नीति से उद्योग और उद्यमशीलता का विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास केंद्र केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए विकास का मॉडल है। उत्तर पूर्व मानसून के आज देश के दक्षिण पूर्व प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले कुछ दिनों में पुद्दुचेरी, केरल और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। सोमवार और मंगलवार को पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में वर्षा होने का अनुमान है। देश के बाकी हिस्सों में अगले 5 दिन में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह धुंध छाई रही। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। चेन्नई में भी बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। श्रीनगर, जम्मू, मुजफ्फराबाद और लेह में आसमान साफ रहेगा। लेह में न्यूनतम तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे रहा और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, ईटानगर, आइजोल, शिलंग, कोहिमा और अगरतला में सुबह कोहरा छाया रहेगा। गंगटोक में शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। इन क्षेत्रों में तापमान 14 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, नई टेक्नोलॉजी के कारण सुरक्षा व्यवस्था को गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापारिक समुदाय से अपने बजट का कम से कम 5% एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के लिए आवंटित करने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वडोदरा में सैन्य परिवहन विमान निर्माण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्व मानसून के आज से देश के दक्षिण पूर्वी प्रायद्वीपीय हिस्से में पहुंचने की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार तमिलनाडु में तेज बारिश हो सकती है। और फ्रेंच ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की भारतीय जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक